अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट फॉर्म डी। और आज हम डिस्कस करेंगे थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ थियोफाइलिन। सो बेसिकली ये एक एंटी एस्थमेटिक ड्रग है जो कि ब्रोंकोडाइलेशन करती है और इसके बारे में हम सारा कुछ वो डिस्कस करेंगे। इसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्रांड्स एंड स्ट्रेंथ अवेलेबल, इट्स रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज रेजीम and dose response relationship, pharmacokinetics and ADRs, drug interactions and the toxicity and drug monitoring. So let's start. So first, it's the TDM of theophylline. It's an alkaloid which is related to caffeine, and it is a class of methylxanthines, and it is basically used to treat bronchial asthma and in chronic obstructed pulmonary disease. ठीक है, और इसके अलावा ये यूज़ की जाती है इन प्रीमेच्योर एपनिया, इट्स बेसिकली द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और उसके अंदर यूज़ करते हैं। और इसका जो मैकेनिज़्म है, एक तो ये है कि ये एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट है और दूसरा ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेस जो है वो इनहिबिटर है। ठीक है, तो बेसिकली क्या करती है कि ये इनहिबिट करती है इमिशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेस जो है वो विल लीड टू एन एक्यूमुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर साइक्लिक ईएमपी and cyclic GMP. As a result, bronchodilation and vasodilation. तो इसका जो सेकंड मैसेंजर है दैट इज बेसिकली साइक्लिक EMP। तो क्या करती है कि उसको जब न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोडाइएस्ट्रेस इनहिबिटर्स जो है उनको इनहिबिट करती है तो क्या होता है कि साइक्लिक EMP की जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो इसकी वजह से ब्रोंकोडाइलेशन और वेसोडाइलेशन होती है हमारे पास। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो एन एडिनोसिन रिसेप्टर एंटेगनिस्ट। वैसे इन नॉर्मली एडिनोसिन जो है वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉज करती है, बट इन केस जब थियोफाइलिन हम लेते हैं तो थियोफाइलिन क्या करती है कि इनकी इसको जो है वो इनहिबिट करती है एडिनोसिन रिसेप्टर्स जो है वो एडिनोसिन रिसेप्टर की एंटागनिस्ट है, तो क्या करती है ब्रोंको डायलेशन कॉज करती है। सो इन दोनों इफेक्ट की वजह से जो है हमारे पास ब्रोंको डायलेशन होती है, दैट्स वाई इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा। इसके बाद इसके जो नॉर्मली हमारे पास अवेलेबल ब्रांड्स हैं दैट इज़ क्यूब्रॉन। ठीक है, ये सस्टेन रिलीज है 300 मिलीग्राम टैबलेट, थियोग्राड इट्स फ्रॉम एबट, एंड ये भी जो है वो 350 मिलीग्राम, एंड रेस्प्रो दिस इज ऑल्सो सस्टेन रिलीज सर्ल की टैबलेट है, 2 कैप्सूल्स हैं इसके 200 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम। इसके अलावा थियोफाइलिन सिरप भी हमारे पास होता है। सो डोजेज फॉर्म्स की टैबलेट भी है, कैप्सूल भी है एंड लिक्विड भी है। एंड नाउ कम्स टू द स्ट्रेंथ जो है वो 100 मिलीग्राम 300 मिलीग्राम 350 मिलीग्राम टैबलेट्स, और ये सारी जो है वो इसकी स्ट्रेंथ से कुछ ये जो है सस्टेन रिलीज भी आती है। सो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका जो है वो ओरल एंड रेक्टल भी समटाइम्स यूज़ किया, रेक्टल भी समटाइम्स यूज़ किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये ओरली यूज़ करते हैं। इसकी डोज रिजीम है इन अडल्ट इट इज़ 175 to 350 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। ठीक है, एंड इसके बाद आ जाते हैं इसकी चिल्ड्रन में जो डोज है अंडर 2 years दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड, एंड 2 to 6 years 60 to 120 मिलीग्राम, 6 to 12 years में 125 से 250 मिलीग्राम ट्वाइस डेली। इसकी जो थेरेप्यूटिक रेंज है दैट इज़ बेसिकली 5 to 20 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, इसकी जो थेरेप्यूटिक रेंज है दैट इज़ 5 to 20 मिलीग्राम पर लीटर। अब आ जाते हैं इसकी लोडिंग डोज जो अडल्ट में है दैट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियल बॉडी वेट के ऊपर बेस करती है। इसके अलावा जो इसकी इमीडिएट रिलीज थियोफाइलिन है दैट इज़ यूजली यूज टू अचीव अ कंसनट्रेशन ऑफ 10 मिलीग्राम पर लीटर, और जो इसकी मेंटेनेंस डोज है दैट इज़ 300 मिलीग्राम पर डे इंटू 3 to 4 डिवाइडेड डोजेज, और इसी तरह इसकी जो सस्टेन रिलीज है दैट इज़ 250 मिलीग्राम 12 आवर। ठीक है, तो ये तो हो गई इसके डोज अचीव। उसके बाद आते हैं इसके डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप में। वो बेसिकली क्या है कि इट इज़ अगर लेस देन 5 मिलीग्राम पर लीटर हम ले रहे हैं ना तो ये कोई ब्रोंकोडाइलेशन नहीं करता, नो क्लिनिकल इफेक्ट। 5 to 10 हो तो तब ब्रोंकोडाइलेशन एंड सम जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है। 10 to 20 इज़ द ऑप्टिमम डोज, इस पे जो है विद मिनिमम साइड इफेक्ट्स एंड जो हमें रिस्पॉन्स क्लिनिकल रिस्पॉन्स चाहिए उतना ये प्रोड्यूस करती है एट दिस डोज। एंड 20 to 30 में देर इज समटाइम्स नोजिया, वॉमिटिंग एंड कार्डिक अरिथमियाज। ठीक है, एंड मोर देन 30 मिलीग्राम इट कॉजेज सीजर्स एंड कार्डिक अरिथमियाज। फिर आ जाता है इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स पे, दैट इज बेसिकली ओरल रैपिड एंड कंप्लीट। ओरल एब्जॉर्प्शन हम लेते हैं तो मतलब इसकी बायोअवेलेबिलिटी 90 to 100% के दरमियान में वेरी करती है। जो बायोअवेलेबिलिटी जो है 90 to 100% के दरमियान में वेरी करती है, और जो इसकी एब्जॉर्प्शन है दैट इज़
कंप्लीट 90%, ठीक है। रैपिड एंड कंप्लीट मतलब ऑलमोस्ट जो है वो इसकी कंप्लीट एब्जॉर्प्शन होती है। और इसके अलावा इट इज़ 90% मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म इसका 90% लिवर में होता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 0.5 लीटर पर kg, इट इज़ वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल टिश्यूज क्रॉस प्लेसेंटा, ठीक है। इट्स अ वेरी वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग। सो नेक्स्ट आ जाते हैं एलिमिनेशन रेट, जिसके जो है थ्रू लिवर एंजाइम से है इसकी, सॉरी लिवर से जो है मोर देन 90% जो है वाया लिवर इसकी एलिमिनेशन है। एंड 10% फ्रॉम दैट इज़ फ्रॉम द रीनल। हाफ लाइफ जो है नॉर्मली इसकी जो है वो 8 आवर्स होती है, लेकिन इन केस अगर स्मोकिंग करा तो उसमें हाफ लाइफ जो है वेरी करती है। प्रोटीन बाइंडिंग है, इट इज़ 40% प्रोटीन। अब जो प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है बेसिकली वो तो एक्शन नहीं करती, जो बाकी 60% है दैट इज बेसिकली गोइंग टू प्रोड्यूस अ क्लिनिकल रिस्पॉन्स। सो अनबाउंड फ्रैक्शन जो होती है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रीली टू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, ब्रिंगिंग प्लेसेंटा एंड ब्रेस्ट मिल्क। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास हैं ADRs। जो हमारे पास ADRs आते हैं तो वो आते हैं हमारे पास अबव 20 मिलीग्राम पे ना। तो जब डोज है वो टॉक्सिसिटी की तरफ जाती है। सो टैकीकार्डिया, हेडेक, ट्रेमर्स, इंसोम्निया वगैरह होते हैं। एनवीडीज, नॉजिया, वॉमिटिंग, डायरिया। एंड अबव 35 इट कॉजेज हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोकैलेमिया, सीजर्स, ब्रेन डैमेज एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। तो ये तो हो गए जो अबव, अगर ऑप्टिमम रेंज से हम आउट ऑफ रेंज जा रहे हैं तो वो टॉक्सिक डोज की तरफ जा रही है। फिर आ जाते हैं हमारे पास ड्रग इंटरैक्शन। सो ड्रग इंटरैक्शन में ये है कि स्मोकिंग, फेनिटाइन, रिफेम्पिन, फिनोबार्बिटोन्स ये क्या करती हैं कि इन्हांस करती हैं थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म को बाय इंड्यूसिंग ये जो लिवर एंजाइम है, ठीक है, साइटोक्रोम 1A2, और बाय लोअरिंग इस प्लाज्मा लेवल। जाहिर सी बात है जब किसी ड्रग को जो है उसकी मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाएगी तो उसकी ड्रग लेवल्स कम हो जाएंगे, ठीक है, प्लाज्मा लेवल्स कम हो जाएंगे, तो हमें इन द एंड डोज थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एरिथ्रोमाइसिन, सिमेटिडिन जो है वो इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जब मेटाबॉलिज्म इनहिबिट हो जाता है तो जाहिर है ड्रग के लेवल्स इंक्रीज होने से जो हमें ड्रग की डोज को रिड्यूस करना पड़ता है। सो नेक्स्ट है थियोफाइलिन डिक्रीजेज द इफेक्ट्स ऑफ फेनिटाइन, लिथियम। तो थियोफाइलिन जो होती है, फेनिटाइन जो हमारे पास एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, और लिथियम जो है उसकी जो इफेक्ट्स है उनको डिक्रीज करती है। सो व्हेन टू मॉनिटर द सीरम ड्रग कंसंट्रेशन, तो बेसिकली ये वैसे तो बेस्ट टाइम सैम्पलिंग का किसी भी ड्रग का ये होता है कि हम उसकी ट्रफ डोज लेते हैं, ठीक है। तो ट्रफ डोज क्या होती है कि बिफोर टेकिंग एनी द नेक्स्ट डोज जो है वो हम उसके सैम्पलिंग जो है वो सैम्पल या सैम्पलिंग टाइम वो बेस्ट सैम्पलिंग टाइम होता है, ठीक है। लेकिन जो है हम जो है इसमें जो है स्टेडी स्टेट, इसमें इस केस में जो है वो स्टेडी स्टेट जो है वो थियोफाइलिन की अचीव होती है इन 24 to 36 आवर्स, ठीक है। 24 to 36 आवर्स में इसकी स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। सो द सैम्पलिंग टाइम फॉर थियोफाइलिन इज नॉट क्रिटिकल। तो इफ द पेशेंट इज टेकिंग स्लो रिलीज फॉर्मुलेशंस बट ट्रफ लेवल्स कैन बी टेकन, ठीक है। अगर स्लो रिलीज फॉर्मुलेशंस ले रहे हैं, ठीक है, अगर तो डोज वेरी करती है तो फिर हम फ्रीक्वेंट सैम्पलिंग करते हैं, लेकिन अगर डोज वेरी नहीं करी तो फिर हम ट्रफ लेवल्स जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या हैं थियोफाइलिन के। सो इसका एज सच कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है, ठीक है। ओवरडोज अगर हो जाए तो हम मैनेज कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। उसके बाद आता है हमारे पास के ट्रीट नोजिया विद, हाँ नोजिया, अगर हम इसमें बेसिकली जो है ना सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, क्योंकि वैसे ही है कि अगर ओवरडोज हो जाए तो एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है, हम मल्टीपल डोजेज देते हैं एक्टिवेटेड चारकोल की टू एलिमिनेट द थियोफाइलिन, ठीक है। तो इसके अलावा ट्रीट नोजिया विद एंटीमेटिक्स एंड आईवी फ्लूइड से ट्रीट कर लेते हैं। कार्डिक मॉनिटरिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल एंड वाइटल साइंस, ठीक है, बीपी, टेम्परेचर वगैरह हम चेक कर देते हैं। टैकीकार्डिया कैन बी ट्रीटेड बाय आईवी एस्मोलॉल, ठीक है, अगर टैकीकार्डिया तो एस्मोलॉल वायरला से हम ट्रीट कर देते हैं। हीमोडायलिसिस में बी डन इन केस ऑफ स्वेयर टॉक्सिसिटी, इन केस की अगर बहुत ज़्यादा स्वेयर टॉक्सिसिटी, एक्यूट टॉक्सिसिटी हो गई तो फिर हम हीमोडायलिसिस करते हैं। इसके अलावा है कि हाइपोटेंशन इज ट्रीटेड विद द हेल्प ऑफ आईवी फ्लूइड्स, तो हम जो है इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते जाते हैं, ठीक है जी। तो ये होगी सारे कुछ अबाउट थियोफाइलिन के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास ये होता है इसकी जो है स्टेडी स्टेज है ऑलमोस्ट 24 to 36 आवर्स में देती है। सो इन केस जो है, और इसकी सैम्पलिंग टाइम जो है ऐसा जितना क्रिटिकल नहीं है अगर पेशेंट जो है वो स्लो रिलीज फॉर्मुलेशन ले रहा होता है, लेकिन फिर भी हम ट्रफ लेवल्स वगैरह ले सकते हैं। और ट्रफ लेवल्स बेसिकली होते हैं कि दैट इज़ बेसिकली बिफोर गिविंग एनी नेक्स्ट डोज, ठीक है। और दूसरा ये कि बेसिकली ट्रफ जो लेवल्स होते हैं ना, इट्स द लोएस्ट ड्रग कंसंट्रेशन इन द पेशेंट, ठीक है। तो हम जो है वो ये ले सकते हैं इसकी मॉनिटरिंग के लिए, सैम्पलिंग के लिए।
So this was all about theophylline. So thank you so much for listening to the lecture, and do not forget to like, subscribe and share my channel.